देखो आज की क्लास में हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे। हालांकि मैंने क्लास में ये करवा दिया है पहले ही, आज हम लोग इसको रिवाइज करने वाले हैं। पंक्चुएशन मार्क में सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप पढ़ेंगे। फुल स्टॉप जानते हो तुम लोग, इसका पहला एप्लीकेशन है। एक कोई भी स्टेटमेंट को, कंप्लीट स्टेटमेंट को जब हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, तब लगाते हैं। ये इज़ वेरी सिंपल थिंग। एग्जाम्पल देखो, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। और देखो फुल स्टॉप जब लगाओगे हमेशा लाइन जो है, लाइन के पैरेलल लगाना होगा तुम लोग को, लाइन के ऊपर। सेकंड देखो, सेकंड है आफ्टर लिविंग कॉलेज ही वेंट फॉर वर्क। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है वर्क के बाद। मैं यहाँ पे कैच लाइन ये है कि आफ्टर लिविंग कॉलेज, ये जो तीन वर्ड का कम्बिनेशन देखते हो इसको फ्रेज कहते हैं। आई रिपीट, इसको फ्रेज कहते हैं। क्लॉज और फ्रेज के बीच में अंतर होता है। फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट हैव सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेज कहते हैं। ठीक है। और क्लॉज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव बोथ सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब, उसको फ्रेज कहते हैं, उसको क्लॉज कहते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर लिविंग कॉलेज ये फ्रेज है। देखो ये मॉडिफाई कर, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये ही को मॉडिफाई कर रहा है। आफ्टर लिविंग कॉलेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो आफ्टर लिविंग कॉलेज कौन गया था काम करने के लिए? ही। तो ही को मॉडिफाई करता है आफ्टर लिविंग कॉलेज, इसलिए कॉमा वहाँ पे यूज़ किया गया है। आफ्टर लिविंग कॉलेज कॉमा ही वेंट फॉर वर्क, फुल स्टॉप। सेकेंड देखो, यानी कि पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लगा सकते हैं। सेकेंड देखो, एब्रिविएशन में भी लगा सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिस कम होते चला जा रहा है क्योंकि मैंने तुम लोग को अमेरिकन इंग्लिश और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के बारे में कई बार बोला है। तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि एब्रिविएशन के बीच में फुल स्टॉप नहीं लगता है। जैसे एब्रिविएशन देखो, एब्रिविएशन का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हम यूएस से लिखते हैं, दैट इज़ एब्रिविएशन। जैसे एएम है, पीएम है ना, पीएम का मतलब क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, उसको हम पीएम लिखते हैं, दैट इज़ एब्रिविएशन ऑफ प्राइम मेरिडियन। एग्जाम्पल देखो, आई विल अराइव बिटवीन 7 AM to 8 AM। अब देखो वहाँ पे A.M. डॉट होगा, एम के बाद भी डॉट होगा, बात समझे? टू 8 AM। अब एम के बाद फुल स्टॉप, कंप्लीट। देखो कोई भी सेंटेंस यदि एब्रिविएशन से कंप्लीट होता है तो डबल वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दे सकते हो, समझे? जैसे महात्मा गांधी इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेशन, फादर ऑफ इंडियन नेशन। देखो मोहनदास करमचंद, तो M.K. लिखे हैं। मगर इसका हम 7A.M. ये हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आज के हिसाब से, हम AM भी सिंपल लिख सकते हैं। ओके। थर्ड देखो, थर्ड एप्लीकेशन क्या है? यदि वही वहाँ पे दिया गया कि यदि एब्रिविएशन फुल स्टॉप के बाद आ जाए तो लास्ट में फुल स्टॉप एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे आई विल रीच द क्लास बाई 8A.M. ये करेक्ट होगा। नीचे क्या लिखा है? 8A.M. गलत हो जाएगा। क्यों? एक बार डॉट से ख़त्म हो गया, सेंटेंस इज कम्प्लीटेड। तो हमको एब्रिविएशन के बाद डॉट लगाने के बाद दूसरा फुल स्टॉप देने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फुल स्टॉप। फोर्थ वन देखो, फुल स्टॉप आर यूज्ड आफ्टर अ सिंगल वर्ड व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड एज इन ग्रीटिंग्स और कमांड। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम फुल स्टॉप एक वर्ड के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, तब जब हमको पता हो, अंडरस्टूड हो, किसके लिए कहा गया? गुड बाय। गुड बाय किसको? तुमको कहा जा रहा है। स्टॉप किसको कहा जा रहा है? स्टॉप यू, तुमको कहा जा रहा है। तो हम इफ़ इनफैक्ट हम एक सिंगल वर्ड के बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और कब यूज़ करेंगे एक सिंगल वर्ड? या तो ग्रीटिंग्स हो सकता है, या कमांड हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट हो सकता है। देखो गुड बाय ये हमने कोटेड अनकोटेड में कह दिया, यानी कि हम कुछ बोल रहे हैं, फुल स्टॉप। स्टॉप हम कुछ बोल रहे हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद देखो फिफ्थ एप्लीकेशन, टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम अ डेसिमल। ये जानते हो बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे देखो 13.5, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक डेसिमल से एक मेन नंबर को सेपरेट कर रहे हैं। तो 13 एक नंबर है, 5 डेसिमल है, करेक्ट, क्योंकि वो 1 से लेस है। तो देखो 13.5, 9.5, दैट इज़ योर फिफ्थ एप्लीकेशन। उसके बाद देखो सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या है? हम वेबसाइट में भी और ईमेल एड्रेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं फुल स्टॉप को। जैसे www.gmail.com,
तो देखो वहाँ www डॉट है, वहाँ पे डॉट मतलब क्या, फुल स्टॉप है, gmail.com। सिमिलरली तुम अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हो वहाँ पे। तो डैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, डैट इज़ योर कॉमा। अब एक कॉमा का वहाँ पे देख सकते हो, कॉमा हम यूज़ करते हैं, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स इन अ सिंपल सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स। 3 या 3 से अधिक, माय डियर स्टूडेंट, 3 या 3 से अधिक। क्यों? क्योंकि 2 रहेगा तो हमको एंड लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, वहाँ कॉमा का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मोर देन 2 हो तभी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हिज रिपोर्ट वॉज क्लियर, सिंपल एंड एक्यूरेट। बात समझे? क्लियर के बाद कॉमा है, सिंपल के बाद भी कॉमा है, एंड एक्यूरेट। बचपन से तुम लोग पढ़ते हुए आए हो कि सिंपल के बाद हम कॉमा नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, यदि मान लो कि 3 वर्ड्स हो, पहला हमने कॉमा दे दिया, उसके बाद हम एंड भी देंगे तो चलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, क्लियर है, कॉमा है, सिंपल है, और वहाँ कॉमा भी नहीं देते चलता। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर हमको एक्चुअल में कॉमा देना चाहिए। वो जो कॉमा एंड से पहले कॉमा दे रहे हो उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है, दैट इज़ अ कैच लाइन। वो कॉमा हम इसलिए देते हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और कैसे इस सेंटेंस में कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए लिखा गया है, एंड से पहले वाला जो कॉमा में लिखा गया है ये ऑक्सफोर्ड कॉमा है। इसको हम सीरियल कॉमा भी कहते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि क्या कर सकें, हम कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। वी हैड कॉफ़ी, कॉमा, ब्रेड एंड बटर, कॉमा एंड ग्रेप्स। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉफ़ी के बाद कॉमा किया है, ब्रेड एंड बटर के बाद कॉमा किया है। यदि मान लो कि ब्रेड एंड बटर के बाद कॉमा नहीं होता तो चेंज हो जाता मीनिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर एक साथ में ले रहे हैं हम लोग, बात समझ रहे हो, एक साथ में ले रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाता, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर एंड ग्रेप्स, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तीनों का। तो यहाँ पे देखो कॉमा कितना यूज़ कर रहा है एंड से पहले, वी हैड कॉफ़ी, कॉमा, ब्रेड एंड बटर, कॉमा एंड ग्रेप्स। तो देखो एंड से पहले जो कॉमा है वो ऑक्सफोर्ड कॉमा है, इट इज़ यूज टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन होगा कि हम क्या करते हैं, 2 यानी कि 3 या 3 से अधिक जब वर्ड आता है सीरीज़ में तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एंड हो या फिर और हो, और में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी भी कंजंक्शन में यूज़ किया जा सकता है, और इसलिए यूज़ करते हैं और से पहले या एंड से पहले, ताकि हम क्या कर सके, कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर सकें, जैसे कि हमने ब्रेड एंड बटर में किया है। उसके बाद देख लो, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि टू सेपरेट मल्टीपल मॉडिफायर्स व्हेन ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर्स इज इंटरचेंजेबल। बोला कि हम बहुत सारे एडजेक्टिव आ गए हैं, उस एडजेक्टिव में भी हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तभी कॉमा यूज़ कर सकते हैं जब एक एडजेक्टिव को इंटरचेंज कर दे। एग्जाम्पल देखो, सी वॉज यंग, ब्यूटीफुल, काइंड एंड इंटेलिजेंट। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सी वॉज इंटेलिजेंट, उसके बाद मैं ब्यूटीफुल लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद यंग लिखता हूँ एंड काइंड लिखता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस को। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीडिकेट के तौर पे काम आ रहा है। क्लास में बताए थे प्रीडिकेट क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो एडजेक्टिव है उसको आप इंटरचेंज करोगे, और वहाँ पे यदि फिक्स हो सकता है तो यस यू हैव अ लिबर्टी टू यूज़ कॉमा, आप कॉमा को यूज़ कर सकते हो। सी वॉज यंग, कॉमा, ब्यूटीफुल, कॉमा, काइंड, कॉमा, और उसके बाद एंड इंटेलिजेंट है। देख रहे हो, एंड से पहले भी है, एंड से पहले भी कॉमा है। कैच लाइन ये है कि एंड से पहले भी वहाँ पे कॉमा है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है, कीप साइलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। आगे देख सकते हो, थर्ड एप्लीकेशन देखो। अब हमने ये बताया है कि मॉडिफायर एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल देखो, एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब मॉडिफाई करता है हमेशा वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। देखो थर्ड एप्लीकेशन देख लो, थर्ड एप्लीकेशन कॉमा का देख लो, यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस। अब हम वर्ड का बात नहीं करेंगे बच्चे लोग, हम क्या बात करेंगे, फ्रेजेस का बात करेंगे। तो फ्रेजेस का मैंने तुमको बहुत पहले ही बता दिया। फ्रेजेस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट एज वेल एज योर वर्ब। वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकता और ना वर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल देखो वहाँ पे, बी सेटल डाउन, यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस। जैसे एग्जाम्पल देखो, द कार स्मैश्ड, ये कार है वहाँ पे, द कार स्मैश्ड इनटू द वॉल्स, कॉमा, फ्लिप्ड ऑनटू इट्स रूफ, कॉमा, स्लिट अलोंग द रोड, कॉमा, एंड फाइनली स्टॉप्ड अगेंस्ट द ट्री। इसका मतलब क्या है कि देखो, द कार स्मैश्ड इनटू द वॉल एक फ्रेज, उसका फ्लिप्ड इन ऑनटू इट्स रूफ दूसरा फ्रेज, स्लिट अलोंग द रोड ये तीसरा फ्रेज, एंड फाइनली स्टॉप्ड अगेंस्ट द ट्री ये चौथा फ्रेज। समझ रहे हो बात को? तो हम ग्रुप ऑफ फ्रेज को भी सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ड का चेंज किया, हमने वर्ड का किया नहीं, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी कर सकते हैं। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड योर फ्रेज। वो फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मगर क्लॉज में क्या होता है? ये दोनों ही चीज़ रहते हैं। हम इसलिए तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग का अच्छे से हम टेस्ट ले सके मंडे को, नहीं तो इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। समझ रहे हो ना? और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट लेट आए हो, बहुत सारा पंक्चुएशन मार्क तुम लोग का नहीं हो पाया है, इसलिए हम करवा रहे हैं। और ये डिजिटल क्लास करवा रहे हैं। डिजिटल क्लास में कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, बस देखते जाओ नोट्स को, एक फ्लो में ख़त्म करना है हमको पूरा। तो थर्ड एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन क्या था कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट कर रहे थे, 3 या मोर देन 3 से। यहाँ पे हमने क्या किया? 3 या मोर देन 3 फ्रेजेस को हमने सेपरेट किया है। उसका फोर्थ देख लो, टू सेपरेट द नंबर्स व्हेन दे आर अबव 999, यानी कि थर्ड डिजिट जो मैक्सिमम डिजिट है उससे ज़्यादा हो तो हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। जानते हो तुम लोग इंडियन सिस्टम में है ना, इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों ही सिस्टम में हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज़ करते हैं। जानते हो छोटे क्लास से, जो 1000 है 00 है उससे पहले कॉमा यूज़ कर दो, 35000 है 35 के बाद कॉमा यूज़ कर दिए वहाँ पे। दैट इज़ अ फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ कॉमा। फिफ्थ वन देखो, हाँ हम डेट और प्लेस के लिए भी क्या कर सकते हैं? कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। आई लिव इन बेगूसराय कॉमा बिहार, इसका मतलब क्या है कि बिहार के अंदर बेगूसराय है। बात समझे? दूसरा क्या है? अमित वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 7 1995, यानी कि देखो अगस्त 7 क्या है? 1999 के अंदर, 95 के अंदर है। तो हम कॉमा यूज़ करके हम बताते हैं कि उसके अंदर का चीज़ है वो। समझ गए? और ये किसके लिए होता है? डेट और प्लेस के लिए होता है। दैट इज़ द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ कॉमा। देखो सबसे ज़्यादा जो पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जाता है वो कॉमा ही है। मैं बता दूं, जिस स्टूडेंट को कॉमा ठीक से यूज़ करने आ गया उसका बहुत सारा शुद्धिकरण हो जाता है, बहुत प्योर हो जाता है लैंग्वेज उसका। और कॉमा का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं पे भी यूज़ करो, यही तो एप्लीकेशन बता रहे हैं हम। देखो सिक्स्थ वन, वी यूज़ कॉमा कोट समवन एग्जैक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच किसी का लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना तथाकथित, डायरेक्ट जो बोला गया है उस समय भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे ही सेड, कॉमा है, उसके बाद कोटेड अनकोटेड है, यानी कि उसके बाद डबल कोटेशन है, आई डोंट कम। उसने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो देखो कोटेड अनकोटेड से पहले तुम्हारा कॉमा है ना, बिल्कुल उस केस में भी डायरेक्ट स्पीच में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ वन देखो, यूज टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम टैग क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड है तुम्हारा। ये क्या है? टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम ठीक उल्टा पूछ रहे हैं उससे। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक इसके विरोध बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, सी लिव्स इन पटना, डजंट सी पटना में रहता है, क्या नहीं रहती है? इस तरह, यानी कि हमने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया और उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं? निगेटिव के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बात समझ गए? उस समय भी टैग क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए, आई मीन टैग क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कि जब हम कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको ठीक हम उल्टा विरोध कर रहे हैं, उसका ठीक अगेंस्ट का बात कर रहे हैं, उसको टैग क्वेश्चन कहा जाता है। टैग कर देना फेसबुक में, टैग कर देना, वहाँ पे क्या होता है? संज्ञान में ला देना। मैं यहाँ पे टैग, यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि ठीक विरोध में बात करना। सी लिव्स इन पटना, डजंट सी, हमने स्टेटमेंट तो दिया कि पटना में रहती है, क्या नहीं रहती है क्या? तो जब ऐसा हम टैग क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे मेन स्टेटमेंट से, तो वी हैव टू यूज़ कॉमा। समझ गए बात को? उसके बाद देखो, और ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं एट्थ वन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड ओनली बाय अ कॉमा, इट इज़ अ रॉन्ग, इट इज़ अ कॉल्ड अ कॉमा स्लाइस और अ रन ऑन अ कॉमा। देखो इसका मतलब क्या है? जब कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, माय डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बोथ हैव वर्ब एज वेल एज सब्जेक्ट, दोनों पास हो मगर दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हो, और
एक दूसरे पे निर्भर ना करता हो और हम दोनों को जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, तो ऑलवेज पुट कॉमा। हमेशा हम क्या करेंगे बच्चे लोग, कॉमा का यूज़ करेंगे। मगर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने क्लास में कई बार बोला है, जो नए स्टूडेंट हो कान खोल के सुन लो। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है, क्लॉज तो बता दिया, क्लॉज और फ्रेज के बीच में अंतर बता दिए हैं। क्लॉज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बोथ हैव वर्ब एज वेल एज योर सब्जेक्ट, जिसके पास सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो। मगर इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। देखो एक क्लॉज एक पूरा एक सेंटेंस बनता है, क्लास में कई बार होता है। जब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं कंजंक्शन के सहारे, एंड और इसके सहारे, तो ऑलवेज पुट कॉमा बिफोर कंजंक्शन, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो आई लाइक पनीर बिरयानी कॉमा बट आई लाइक ऑल्सो मशरूम पनीर, जो भी है मशरूम मसाला। तो देखो हमने क्या, आई लाइक पनीर बिरयानी, तो ये क्या है बच्चे लोग, ये क्लॉज है। कैसे क्लॉज है, देखो इसमें कितने वर्ड का कम्बिनेशन है, 1 2 3, पनीर बिरयानी एक है, 3 है। उसके बाद देखो आई ऑल्सो लाइक मशरूम मसाला, तो 1 2 3 4 है सेंट, यहाँ पे वर्ड्स है। अब देखो मैंने जैसे कहा तुम लोग को कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट बोथ हैव सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब, तो देखो सब्जेक्ट है कि नहीं है, आई हु, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद देखो वर्ब आया कि नहीं आया, लाइक क्या है, वर्ब है। लाइक को हम लाइकिंग लाइक्स लिख सकते हैं, इसलिए तुम्हारा वहाँ पे वर्ब हो गया। तो देखो इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं, हमको पनीर बिरयानी पसंद है और हमको मशरूम मसाला भी पसंद है, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। कोई रिलेशन है दोनों में, रिलेशन नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। मगर दोनों को हम क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट लगा के। बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग टाइप का काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। और जब काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे, तो उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ये सभी चीज़ को बारीकी को ध्यान रखना है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग दोगे कंपटीशन, चाहे बैंकिंग का हो चाहे रेलवे का हो, सभी चीज़ पूछा जाता है ये सब चीज़, तो बारीकी से देखना है। तुम लोग का हो सकता है आने वाले समय में ये सब चीज़ काम आएगा। देख लो, तो आई लाइक पनीर बिरयानी कॉमा बट आई ऑल्सो लाइक मशरूम मसाला, समझ गए। तो अब मैं हेडलाइंस पढ़ देता हूँ तुम लोग के लिए, अब तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज ए कॉमा, समझे, एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे क्या है, बट है, विथ भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। इफ़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर जॉइन ओनली बाय अ कॉमा, यदि मान लो केवल कॉमा से ज्वाइन है और वहाँ पे तुम्हारा कंजंक्शन एब्सेंस है, तो उसको गलत कहेंगे। और उस केस में उसको बोलेंगे कॉमा स्प्लाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमा स्प्लाइस बोलेंगे, या फिर रन ऑन अ सेंटेंस। ये एक तरीका है बोलने का, समझे। अब उसके बाद हम 9th वन बात करेंगे, 9th एप्लीकेशन ऑफ कॉमा। व्हेन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स बिफोर अ मेन क्लॉज वी कॉमनली यूज अ कॉमा टू सेपरेट द क्लॉज। देखो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अभी तक तो तुमने जाना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ोगे। तो अब एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है दूसरे सेंटेंस के हिसाब से, तो ये सेंटेंस तो डिपेंडेंट हो गया, समझ रहे हो ना। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, तो किसी पर निर्भर करना। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। देखो एग्जांपल यहाँ पे, इफ यू गेट लॉस्ट इन द सिटी प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। बोला कि यदि तुम सिटी में लॉस हो जाओगे तो हेजिटेट मत करना हमसे कांटेक्ट करने का। तो देखो इफ़ यू लॉस्ट इन द सिटी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है कि नहीं है। तुम खो जाएगा तभी ना तुम कांटेक्ट करेगा, तो इस पे डिपेंड करता है कांटेक्ट करने वाला सेंटेंस। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो बारीकी से। इसका मतलब क्या है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर जो डिपेंडेंट रहता है उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। अभी तक तो उससे पहले तुम इंडिपेंडेंट देख रहे कि दोनों सेंटेंस के बीच में कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, रिलेशन नहीं है। मगर हमने क्या किया, कंजंक्शन यूज़ करके वहाँ पे कॉमा लगा दिया। मगर सेकंड में केस डिफरेंट है। सेकंड में क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जांपल देखो, इफ़ यू गेट लॉस्ट इन द सिटी कॉमा प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। तो ये प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड इफ़ यू गेट लॉस्ट इन द सिटी, ये क्या है, तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि वो ऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। ये 9th एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद 10th एप्लीकेशन देखो, वो यूज कॉमा टू मार्क नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच क्लॉजेस नॉर्मली एड एक्स्ट्रा
नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और नाउन फ्रेज। देखो कितना अच्छा बोला गया है। इसमें कहा गया है कि हम कॉमा तभी भी यूज़ करते हैं जब हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है। देखो तुम लोगों को कई बार पढ़ाया गया है, यहाँ पे याद करो स्क्वायर ब्रैकेट हम बोले थे ना कि इसका इनफॉर्मल यूज़ है, तो ये फॉर्मल यूज़ है। हम क्या करते हैं इसमें कर क्या रहे कि जब हम एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, यदि वो सेंटेंस में नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, द एम्बुलेंस कॉमा विच अराइव्ड आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स कॉमा टुक 3 पीपल टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब देखो एम्बुलेंस के बारे में बता रहा है कि जस्ट वो 5 मिनट्स पहले आया था, फिर उसको फिर क्लोज कर दिया उसको, और उसने क्या किया 3 पीपल को लिया और हॉस्पिटल तुरंत पहुंचा दिया। बात समझे? तो यदि देखो कॉमा एम्बुलेंस के बाद कॉमा है ना, और उसके बाद 5 मिनट्स के बाद भी कॉमा है, यदि इसी को बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? नाउन के बारे में। देखो नाउन है, नाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एम्बुलेंस सब्जेक्ट हुआ ना, व्हाट, तो एम्बुलेंस हो गया। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जैसे अ ग्रुप ऑफ एम्बुलेंस, तो ग्रुप ऑफ एम्बुलेंस क्या हुआ? नाउन फ्रेज हो गया, है तो सब्जेक्ट ही, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और नाउन फ्रेज हो गए। वो समझिए बात को। तो इसलिए नीचे लिखा गया है कि सच क्लॉजेस नॉर्मली ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉन एसेंशियल। यदि वो वहाँ पे नहीं भी होता तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं था समझने में। समझ में आ रहा है ना? जैसे आई कॉमा जी कुमार वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे यदि मैं जी कुमार नहीं भी डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड है, आई के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉमा का यूज़ करते हैं। मगर कॉमा को हमको फिर ख़त्म भी करना होता है। जैसे देखो एम्बुलेंस के बाद कॉमा है, फिर 5 मिनट्स के बाद कॉमा है, इसका मतलब हमने क्या किया, इसको बीच में रखा है बस एम्बुलेंस के बारे में बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो वी डू नॉट यूज़ कॉमा टू मार्क रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। हाँ देखो, हम जब रिस्ट्रिक्टिव वाला होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाला, ये तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव था, यानी कि हम नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, हमें कोई दिक्कत नहीं था। मैं ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स या मॉडिफिकेशन हो सकता है जिसका बहुत ज़रूरत पड़ सकता है, उस टाइम में हम कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, बार्सिलोना वॉज द स्पेनिश सिटी दैट वॉज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे हम कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि देखो बार्सिलोना क्या है, स्पेनिश सिटी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया उसका। बात समझे ना? तो कॉमा का यूज़ तभी करना है जब वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे आपको। ठीक है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे। उसके बाद देखो 11th एप्लीकेशन, वी यूज़ कॉमा आफ्टर द पार्टिसिपल फ्रेज। देखो उस दिन बताए थे ना, पार्टिसिपल फ्रेज या तो V2, V3 या फिर V4 फॉर्म, उसके साथ तुम कोई भी चीज़ करते हो और वो वर्ब की तरह काम नहीं करता है। एग्जाम्पल देखो, हेयरिंग डैट हर फादर वॉज इन हॉस्पिटल अंकिता लेफ्ट वर्क इमिडिएटली। तो हेयरिंग जो शब्द है ये पार्टिसिपल है, कि जैसे ही उसने सुना कि अब उसके पिताजी हॉस्पिटल में है, अंकिता तुरंत काम छोड़ के चली गई। तो देखो ये पहला वाला क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। हेयरिंग डैट हर फादर वॉज इन हॉस्पिटल, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, कॉमा यूज़ कर दिया। और ये अंकिता के बारे में बोला जा रहा है। ये पूरा जितना देख रहे हो तुम लोग कि हेयरिंग डैट हर फादर वॉज इन हॉस्पिटल, ये पूरा अंकिता के बारे में बोला जा रहा है। तो अब जब किसी के बारे में बोला जाता है, जब किसी के बारे में बोला जाता है, क्या उसका मतलब वो मॉडिफायर है। माय डियर स्टूडेंट, वो मॉडिफायर है, और मॉडिफायर आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज एडवर्ब भी हो सकते हैं। समझ गए? तो उस समय भी हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो आई रिपीट, हम कॉमा तभी भी यूज़ करते हैं जब पार्टिसिपल फ्रेज जो कि मॉडिफायर के तौर पे काम करता है, उसको भी सेपरेट करने के लिए, मेन सब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। देखो 12th एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस डैट मार्क द वॉइस वुड पॉज स्लाइटली। देखो बोलते वक्त कई बार हम क्या करते हैं, बोलते वक्त थोड़ा पॉज ले लेते हैं, सही बात है ना? वो पॉज को दिखाने के लिए भी कभी कभी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे अंकित आवर गाइड, देखो अंकित आवर गाइड, पॉज है ना, विल हेल्प अस। अब देखो दूसरी बात ये है कि देखो ये चीज़ वहाँ पे भी बैठ जाएगा कि अंकित के बारे में या अमित के बारे में हम क्या बता रहे हैं, कुछ नया चीज़ बता रहे हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन एसेंशियल, आवर गाइड है। यदि हम नहीं भी लिखते तो समझ में आ जाता है कि अमित ही हेल्प करने वाला है हमें, तो उस सेंस से भी सही है और इस सेंस से भी सही है कि हम पॉज ले रहे हैं। दूसरा देखो, दूसरा ज़रा समझ में आ जाएगा, आई कांट टेल यू नाउ हाउ एवर, ब्रेक है, आई विल रिवील टुमारो। आई रिपीट, आई कांट टेल यू नाउ हाउ एवर, आई विल रिवील टुमारो। हाउ एवर के बाद मैंने क्या किया, पॉज लिया है बच्चे, पॉज लिया है, ब्रेक लिया है। और ब्रेक को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे कॉमा यूज़ करते हैं। और न्यूज़पेपर देखो, उठा कर देख लो,
तुमको मिल जाएगा ऐसा बहुत सारे वर्ड्स, ये न्यूज़पेपर से ही लिया गया है। दैट इज़ द 12th एप्लीकेशन। तो हमने सक्सेसफुली अभी तक कंप्लीट कर दिया है फुल स्टॉप और कॉमा। समझ में आ गया? जो बच्चे लेट आए हो, यू कैन सी इन वॉच इन योर यूट्यूब चैनल में देख सकते हो तुम लोग। देखो थर्ड, देखो सेमी कॉलन, ये भी उतना ही अच्छा है और उतना ही तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो सेमी कॉलन का कैसे यूज़ होता है? इट इज़ ए यूज टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज व्हेन वन और मोर ऑफ द यूनिट्स कंटेन कॉमा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि कॉमा बहुत सारे तुम्हारे एक या एक से अधिक वाले चीज़ रहे, उसमें कॉमा रहे, यस वी कैन यूज़ अवर सेमी कॉलन। देखो ये भी समझ में नहीं आया होगा, मगर देखो सेंटेंस पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा तुम लोग को। एग्जाम्पल देखो, आई बॉट ब्रेड एंड बटर, माई ब्रदर बॉट पोटैटोज एंड ओनियन, माई सिस्टर बॉट अ बैट एंड बॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सिमिलर सेंटेंस हो कि हमने ये लिया, हमारे पिताजी ने ये लिया, हमारा ब्रदर ने ये लिया, देन वी कैन यूज सेमी कॉलन। समझ गए बात को? आई बॉट ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड एंड बटर लिया, माई ब्रदर बॉट पोटैटोज एंड ओनियन एंड सो ऑन। तो इस तरह का चीज़ को जोड़ने के लिए यस वी कैन गो फॉर द सेमी कॉलन। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब ऊपर पढ़ो हेडलाइंस। इट इज़ अ यूज टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज। यूनिट ऑफ सीरीज मतलब क्या है कि आई बॉट ब्रेड एंड बटर 1 यूनिट, माई ब्रदर बॉट पोटैटोज एंड ऑनियन दूसरा यूनिट, माई सिस्टर बॉट अ बैट एंड बॉल ये तीसरा यूनिट हो गया। बात समझे? अब देखो यहाँ पे कैच लाइन क्या है कि डू नॉट कैपिटलाइज ऑर्डिनरी वर्ड्स आफ्टर ए सेमी कॉलन। देखो तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ड होगा, देखो वहाँ पे बटर के बाद सेमी कॉलन है, वहाँ माई है ना, वहाँ पे माई ब्रदर है, तो माई कभी कैपिटल नहीं लिख सकते। ध्यान देना है यहाँ पे, अच्छे से पूछेंगे सभी चीज़, ध्यान दो वहाँ पे। तो माई जो शब्द है वहाँ कैपिटल नहीं हो सकता है, वो समझ रहे हो ना? कैपिटल कभी नहीं हो सकता। कैपिटल तभी हो सकता है जब वो प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन समझते हो? प्लेस का नाम हो गया, आदमी का नाम हो गया, तब तो तुमको लिखना ही होगा कैपिटल में, और बाकी कभी कैपिटल में लिखना नहीं होता है। ये समझना है, बाद में लिखना भी है, पूछेंगे ये सब चीज़ से। देखो सेकंड देखो, इट इज़ अ यूज टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, डू नॉट यूज फुल स्टॉप। इसमें क्या कहा कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, देखो ये बड़ी बात है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जब एक दूसरे से सेपरेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, डिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट शब्द नहीं हो सकता है। डिपेंडेंट होगा तो एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट नहीं है, इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब डिपेंडेंट नहीं होता हर समय। बात समझ रहे हो ना? देखो जैसे एग्जांपल, आई वेंट टू द मूवी, माय अंकल इज द डायरेक्टर। देखो रिलेटेड है कि नहीं है? मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ और मेरे अंकल क्या डायरेक्टर है उसी मूवी का। तो देखो दोनों अलग अलग सेंटेंस है, मैं रिलेटेड है ना, तो उस समय ऐसे में हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। दैट इज अ कैच लाइन। इससे पहले क्या बताए थे कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। मैं देखो यहाँ पे क्या कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों को जोड़ने के लिए मैं इंटरलिंक्ड है ना, मैं वही मूवी देखने जा रहा हूँ जिस मूवी के मेरे अंकल डायरेक्टर है। तो देखो एक एक चीज़ ध्यान देना होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग का। दैट इज द यूज ऑफ सेमी कॉलन। उसके बाद देखो कॉलन, यहाँ मुंडी घुमाओ इधर। देखो ये 4th एप्लीकेशन कॉलन। कॉलन क्या है? देखो इट इज अ यूज टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और अ सीरीज ऑफ आइटम्स, डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट टर्म आफ्टर द कॉलन। देखो यहाँ पे साफ कह दिया गया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दूंगा तभी समझ में आएगा तुम लोग को। दे आर 3 मेन रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कॉलन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। अब इसमें क्या बोला गया कि यदि एक आइटम हो या ग्रुप ऑफ आइटम्स हो, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक ही चीज़ के लिए, तो आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो। मैं ये ध्यान रहे, कॉलन के बाद कभी भी आपका कैपिटल नहीं हो सकता है। कॉलन के बाद आपका कभी कैपिटल नहीं हो सकता है। ठीक है। दे आर 3 मेन रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से सक्सेस हुआ है सरकार का। एक क्या है रीजन? इकोनॉमी है, कॉमा पॉलिटिकल है और सोशल है। तो देखो ऊपर देख लो, इट इज़ अ यूज टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और अ सीरीज ऑफ आइटम्स। कभी भी हम कैपिटल नहीं करेंगे, कॉलन के बाद कभी भी कैपिटल नहीं। देखो कॉलन के बाद इकोनॉमी क्या कैपिटल में लिखा गया है क्या? वहाँ पे स्मॉल लिखा गया है ना, वहाँ पे ये जानना है, जरूरी है। मान लो वहाँ प्रॉपर नाउन होता तो, बेगूसराय होता तो, वहाँ पे प्ले आदमी का नाम होता तो वी हैव टू यूज। इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है कि अनलेस अ प्रॉपर नाउन। यदि प्रॉपर नाउन होगा तो आपको कैपिटल में ही यूज़ करना होगा, यदि प्रॉपर नाउन नहीं होगा तो आपको स्मॉल लेटर में यूज़ करना होगा। ये सब चीज़ का ध्यान देना है बारीकी से। आगे देख लो, सेकंड एप्लीकेशन क्या है?
और colon instead of a semicolon may be used between two independent clauses when the second clause explain, illustrates, paraphrase और expand on the first sentence। देखो कितना अच्छा बात है। अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया जस्ट कि हम कॉलन का यूज़ करते हैं, हम कॉलन का यूज़ करते हैं जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, जस्ट बताया अभी। मगर कभी कभी हम इधर ध्यान देना भाई, ध्यान दो वहाँ पे, मार देंगे, ध्यान दो वहाँ पे, पूरा ध्यान दो वहाँ पे, अभी हंसी मजाक नहीं, ध्यान दो पूरा वहाँ पे, गलती कर देगा मंडे को ये, पूरा ध्यान दो वहाँ पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये समझना होगा तुमको कि जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हम लगा सकते थे सेमीकोलन, मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यहाँ कॉलन लगाएंगे। कब ऐसा होगा? ये तब ऐसा होगा जब दूसरा वाला उसको एक्सप्लेन करे ज़्यादा, उसके बारे में बताए। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है और ऐसा इंटरलिंक है कि सेकंड पढ़ेंगे तभी फर्स्ट समझ में आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल देखो वहाँ पे क्या लिखे हैं, दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर इंग्लिश क्लास, ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन स्पॉन्टेनियस राउंड। तो क्या है कि यही सीक्रेट है इस इंग्लिश क्लास का कि हम हमेशा स्पॉन्टेनियस राउंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये क्लास का ही लिखा गया चीज़ है। देखो, तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर इंग्लिश क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा क्या है, ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन स्पॉन्टेनियस राउंड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं एक दूसरे से कितना इंटरलिंक्ड है, क्यों हमारा सक्सेस क्यों हुआ हमारा इंग्लिश क्लास? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसका रीज़न ये कि हम स्पॉन्टेनियस राउंड पे ध्यान दिए, यानी कि पहला सेंटेंस को अगले वाले सेंटेंस कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा है। मैं दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये देखो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज़ द कैच लाइन। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे डिफर किया पिछले वाले से, जाकर उसको बार बार देख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड एप्लीकेशन देखो, यूज टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्या है, टू डिवाइड द आवर फ्रॉम मिनट्स, उसके लिए भी कर सकते हैं, सब टाइटल के लिए भी कर सकते हैं, या डिवीजन ऑफ टॉपिक के लिए भी कर सकते हैं। देखो एग्जांपल, द हेडलाइन रीड। अब देखो जब कोई डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं तो हमारे पास दो तरीका, कॉमा यूज़ करके कोटेड अनकोटेड डबल कर सकते हैं, डबल कोटेशन। कान खोल के सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते, कॉमा डबल कोटेशन। दूसरा तरीका क्या है कि जिसने बोला है उसके बाद कॉलन, उसके बाद कॉलन और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया गया, यानी कि सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर तो हिला देते हो, मगर क्या है मीनिंग समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, ये कॉमा हो गया और इस तरह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझे डायरेक्ट स्पीच के लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर इक्वल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वही बता रहा है यहाँ पे कि देखो इसका यूज़ है, इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा गया है। द टैक्सी, द हेडलाइन रेड सेमीकोलन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, टैक्सी ड्राइवर बैटल्स गैंगस्टर। ठीक है, पहला हो गया। देखो 6:45 हुआ है, तो देखो हम कहते हैं ना 6:45 हुआ, तो वहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं 45 को 6 से अलग करने के लिए। नाउ फिफ्थ वन, कोटेशन मार्क। तब से तुम लोग आ गए थे तो फिर भी जान लो कोटेशन मार्क क्या होगा, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। जस्ट अभी बोले हैं सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। देखो इसमें क्या कि दे इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए पर्सन, जो एक आदमी बोलता है वो एग्जैक्ट वर्ड्स उसमें लिखे जाते हैं। समझ रहे हो ना, दैट इज द योर यूज ऑफ कोटेशन मार्क। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ध्यान देना, वो पिटा जाएगा आज तुम लोग, वहाँ पे ध्यान देना। डोंट यूज देम अराउंड एंड पैराफ्रेज और समरी, मगर समरी में नहीं, क्योंकि समरी में दिमाग लगता है। समरी में कोई किसी का बोला गया चीज़ नहीं है, वो खुद लिखना पड़ता है। जब आप खुद लिखोगे तो आप कोटेशन मार्क क्यों यूज़ करोगे? डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से यूज़ होगा। और उस देखो एग्जांपल देखो, सी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वेयर, डब्लू है ना, कैपिटल है कि नहीं है वहाँ पे, स्मॉल नहीं हो सकता है वहाँ पे, जान लेना, गड़बड़ मत करना तुम लोग। और यदि हम ऐसा वाला भी यूज़ करते हैं, सेमीकोलन वाला भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कैपिटल ही होगा वो। जैसे सी सेड, अब देखो मैंने एग्जांपल दिया है कि सेम चीज़ है, सेमीकोलन एक इन्वर्टेड कॉमा, वेयर कैन वी फाइंड अ चाइनीज रेस्टोरेंट। समझ गए, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो मैं हेडलाइंस पढ़ देता हूँ, समझो। दे इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए पर्सन, जो आदमी ने बोला सेम रखा जाएगा। डू नॉट यूज देम, इसको हम समरी के लिए या पैराफ्रेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि समरी में दिमाग लगता है। एक पूरा पढ़ लिया उसका तुम लिख रहा है, तो वो कैसे डायरेक्ट स्पीच हो सकता है? और ये कोटेशन तो डायरेक्ट स्पीच के लिए लगता है, तो इसलिए एक समरी और पैराफ्रेज के ऊपर नहीं लग सकता है।
डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। देखो पहले बोला डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर, डब्ल्यू है, वेयर है, कैपिटल लेटर है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो सेकंड देखो, दे कैन बी यूज टू शो द टाइटल्स ऑफ मैगजीन। मैगजीन का टाइटल तुमको दिखाना है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स दिखाना है, ऐसे दिखाना है, पोएम दिखाना है, सॉन्ग दिखाना है, यस उस समय भी तुम डबल कोटेशन का या सिंगल कोटेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यू हैव टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो तो मैंने क्या किया, क्लास 10 का पहला चैप्टर जो साइंस का उसको मैंने वैल्यू दिया है। जब मैंने वैल्यू दिया तो देखो वहाँ पे कॉमा है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, डबल कोटेशन मार्क है कि नहीं है। तो ये हम दिखाने के लिए, टाइटल दिखाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सी कैपिटल नहीं निकला है तुमको वहाँ पे, देखो बिल्कुल कैपिटल है। कोलंबस इज अ ग्रेट पोएम, पॉइंट नहीं है। कई बच्चे लोग, मूर्ख बच्चे लोग यहाँ पे पोएम पॉइंट का नाम लिख रहे हैं। कोलंबस यहाँ कोई आदमी का नाम तो है मगर ये पोएम का नाम भी है, तो कोलंबस इज अ ग्रेट पोएम है। कई लोग पॉइंट का नाम लिख रहे थे, तो पॉइंट का नाम कभी वो नहीं हो सकता, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं हो सकता है। हम पोएम का बात करें, हाँ लिरिक्स का हो सकता है, आपका लिरिक्स का हो सकता है, आप सॉन्ग्स टाइटल लिख सकते हैं। तो कोलंबस इज अ ग्रेट पोएम है। थर्ड एप्लीकेशन देखो, यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर कोटेशन विद इन कोटेशन। एक कोटेशन के अंदर जब कोटेशन लिखते हो तब हम यूज कर सकते हैं सिंगल कोटेशन का। एग्जांपल देखो, दिनेश सेड, अब देखो दिनेश सेड है, यहाँ पे गड़बड़ है, देखो यहाँ पे सिंगल कोटेशन होगा पहले तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, कॉमा कॉमा। देखो क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिया है या फिर हम गड़बड़ बता दिए होंगे। देखो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल होगा, बिल्कुल सिंगल होगा, तभी हम डबल डाल सकते हैं यहाँ पे। और यही डालना होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम सिंगल वाला भी यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हमेशा याद रहे कि यही वाला होगा, ये वाला। तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना बाद में तुम। दिनेश सेड इन अ टाउन आउटसाइड ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, आई सो टूरिस्ट गो होम रिटर्न ऑन अ वॉल। देखो टूरिस्ट गो होम लिखा हुआ है वॉल पे, तो ये हमने क्या किया, सिंगल इन्विटेशन उसमें कोटेशन में हमने डाल दिया, यानी ये कोटेशन के अंदर कोटेशन, समझ रहे हो, डैट्स इट। वो आगे नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। अब बात करेंगे एपोस्ट्रोफी का। तो देखो हमने क्या किया, हमने यही बताया तुमको कोटेशन कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कोटेशन का हमने एप्लीकेशन कितना बताया कि आप डायरेक्ट स्पीच को भी लिखने के लिए कर सकते हो, जो एग्जैक्ट पर्सन बोल रहा है उसके लिए आप कर सकते हो, न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, आर्टिकल्स का, एसेस का, पोएम्स का, सॉन्ग्स का, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और कोटेशन के अंदर कोटेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एपोस्ट्रोफी का। देखो एपोस्ट्रोफी तुम लोग जानते हो, एपोस्ट्रोफी का मतलब है ओनरशिप दिखाना, पोजीशन दिखाना। दिस इज़ माई पेन, पेन और मेरे बीच में पोजीशन दिखा रहा है ना, तो यस वी कैन यूज़ एपोस्ट्रोफी। मगर मैंने क्लास में कई बार बोला है कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा उसके साथ आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ है एक चीज़। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, तो माइन में एपोस्ट्रोफी क्यों लगाओगे, दिस हाउस इज़ योर्स, तो योर्स में क्यों लगाओगे एपोस्ट्रोफी, क्योंकि उसके अंदर खुद छुपा हुआ है। जिसके अंदर खुद पॉजिटिव वाला चीज़ होता है उसमें नहीं लगाना होता है हमें। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू मार्क समथिंग पॉजिटिव, यानी कि ओनरशिप, जिसके अंदर क्या हो, ओनरशिप हो। डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी इन प्रोनाउन दैट ऑलरेडी शोज पोजीशन, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन हमको दिखाना ही नहीं है, हर्स, आवर्स, योर्स, देयर्स, इट्स, वन सेल्फ, गलती से भी नहीं, गलती से नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर है, खुद ही है। बात समझे ना। बचपन में तुम लोग लिखता था कि योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, क्या एपोस्ट्रोफी होता था वहाँ पे, नहीं होता था। क्यों, क्योंकि योर्स के अंदर खुद तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव छुपा हुआ है, ओनरशिप छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे यस्टरडेज वेदर वॉज गुड, कल का वेदर बहुत अच्छा था, ठीक है। तो देखो कल का वेदर को हम क्या करें, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो एपोस्ट्रोफी ऐसे वहाँ पे, बात समझे। डोंट एवर गो इनटू द टीचर्स चैम्बर, बहुत सारे टीचर्स के एक चैम्बर है, तो एस खत्म हुआ, उसके बाद हमने लगाया एपोस्ट्रोफी, बात समझे। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया कि एपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर के लिए, और एस के बाद एपोस्ट्रोफी वो प्लुरल के लिए। दैट इज अ कैच लाइन हियर। और देखते रहना बच्चे लोग, देखते रहना अच्छे से। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ का, एपोस्ट्रोफी का। देखो जैसे देखो नॉट है, इजंट है ना, तो हम एपोस्ट्रोफी वहाँ पे लगाए हैं, एपोस्ट्रोफी लगाए हैं। इज़ है, सीज, हिज, इट्स, वेयर्स एंड सो ऑन, ये तुम लोग टेबल बनाए हो पहले भी। जैसे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, सेम बात है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10,
आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेम है, तो वहाँ एपोस्ट्रोफी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, छोटा कर पा रहा है। उसके बाद देखो, इट इज़ ए यूज टू प्लुरलाइज द लेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द ईयर्स एंड डिकेट्स। हम कभी कभी करते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं, साथ साथ प्लुरलाइज करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आई हैड बीन देयर इन द ईयर 9, इसका मतलब 2009, समझे, इसका मतलब 2009, 2009, 20 को हटा दिए हैं और कॉमा कर वहाँ पे क्या किया, एपोस्ट्रोफी 09, इसका मतलब 2009 है। जैसे कुमार सानू वॉज द फेमस सिंगर ऑफ 90s, है कि नहीं, तो फिर कर सकते हैं हम लोग। देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स आर प्रेजेंट इन द ऑफिस। देखो, तो इंजीनियर आर के बाद है तुम्हारा एस, सेम चीज़। डैश के बारे में बताया है कि डैश जब करोगे तो स्पेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, सॉरी स्पेस होना चाहिए, हाइफन में स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, देखो डैश इनफॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होता है, जानते हो तुम लोग, क्योंकि फॉर्मल राइटिंग में तुम क्या करोगे, डैश को रिप्लेस करोगे सेमी कॉलन से या कॉमा से यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे क्या लिखा गया है, जस्ट वांट टू गिव थैंक्स टू यू फॉर द लवली इवनिंग। कितना इनफॉर्मल बात है, कहाँ बोला है कि आई वांट टू गिव थैंक्स टू यू, ऐसे तो नहीं बोला जा रहा है, जस्ट वांट टू। ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल तरीका है अपने बात को रखने का। जब हम अपने बात को इनफॉर्मल तरीके से रखते हैं तो हम डैश का यूज़ कर सकते हैं। और देखो, यू से पहले स्पेस है और उसका फॉर से पहले भी स्पेस है, और साइज भी क्या है, डैश का बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइफन। ये इनफॉर्मल है, लिखा गया। देखो, आवर टीचर हु यूजुअली गेट्स एंग्री व्हेन वी आर लेट इज़ नॉट एंग्री एट ऑल टुडे। बात समझे। अब देखो, आवर टीचर के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो हमने तभी देखा है, हमने देखा है ना, नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। वो फॉर्मल तरीका है, वो क्या है, फॉर्मल तरीका है। इसमें हमने इनफॉर्मल तरीके से, देखते रहो वहाँ पे बच्चे, देखते रहो वहाँ पे। इसमें क्या है कि हम इनफॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं, डैश का यूज़ कर सकते हैं। आगे जाओ, राउंड ब्रैकेट मैंने बोला है कि राउंड ब्रैकेट हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में कहते हैं, इसी को हम अमेरिकन इंग्लिश में पैरेंथेसिस भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका जो यूज़ है सेम डैश की तरह ही है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू डैश। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, यदि वो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यदि हम इन द हिमालयस नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको, बस आपके बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझ में आ गया। दूसरा देख लो, दूसरा क्या बताया है कि इट इज़ ए यूज टू इनक्लोज डेट एंड पेज नंबर इन एकेडमिक। गो एंड रिफर दिस पेज नंबर, और लिख दिया ब्रैकेट में पेज नंबर 66, पेज नंबर 43, तो उस केस में भी यूज़ कर सकते। गो एंड चेक द डेट, और ब्रैकेट में डेट लिख दिए, तो ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। देखो, रिफर टू द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ब्रैकेट में पेज नंबर 22, समझ गए। दैट इज़ द यूज़ ऑफ राउंड ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट का बात करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिंपल ब्रैकेट कहा जाता है। इसका मतलब समझ ही जाओ कि अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, बस देखो इसका डिफरेंट चीज़ है, जानते हो तुम लोग। इसका मतलब क्या है कि जब ओरिजिनल राइटर और ओरिजिनल ऑथर वो नहीं लिख रहा है और कोई दूसरा कोई उसकी इन्फॉर्मेशन को बता रहा है, ताकि हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, तो ही है तो कौन है, ही वेंट फॉर पेट्रोलिंग, कौन है वो, पुलिस ऑफिसर है। तो दूसरा वाला आदमी बता रहा है, ओरिजिनल राइटर नहीं बता रहा है, ओरिजिनल ऑथर नहीं बता रहा है, ओरिजिनल स्पीकर नहीं बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया ऊपर, इट इज़ ए यूज टू इनक्लोज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समवन अदर देन ओरिजिनल राइटर और स्पीकर इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द सिचुएशन दिखाने के लिए कि पेट्रोलिंग के लिए गया कौन था, ही तो है, ही तो कोई भी हो सकता है, एक बच्चा 5 साल का बच्चा भी हो सकता है। तो हम क्या किए, स्क्वायर ब्रैकेट में पुलिस ऑफिसर लिख दिए कि हाँ ऊपर, मगर ये शुरू का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बाद का है, बाद का आदमी ने किसी ने बोला है। देखो, ऑन सैटरडे 6 अगस्त 2021 अ डिबेट विल बी हेल्ड, ठीक है, जो कि हो चुका है तुम लोग का या होगा। तो क्या है, लेट से, जो कि तुम लोग का डिबेट कल ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमने तो नहीं बोला ये चीज़, हम ओरिजिनल स्पीकर है, हमने कहा कि ऑन सैटरडे वी हैव डिबेट, मगर बाद में सिंपी ने या शिवानी ने क्या बोला, ये 6 अगस्त होगा, तो क्या हुआ, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। अब तुमको तो आज हम देंगे, रुको थोड़ा देर में, आज खूब कूटेंगे तुमको। हाइपन्स, अब देखो उसके बाद क्या है, हाइपन्स का यूज़ जानते हो तुम लोग। हाइपन्स का क्या यूज़ होता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव, कल बताए थे ना क्लास में, कल या परसों बताए थे। नाउन प्लस एडजेक्टिव हुआ, नाउन प्लस पार्टिसिपल हुआ, और एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल हुआ। इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, कंपाउंड एडजेक्टिव हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, शुगर फ्री,
तो देखो शुगर क्या है, नाउन है, फ्री क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम उसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। कंपाउंड इसलिए है क्योंकि मोर देन वन है इसलिए। दूसरा एग्जांपल देखो, नाउन प्लस पार्टिसिपल, पावर ड्रिवन, हमने बोला ना V3, V2, V3 और V4। देखो पावर ड्रिवन है, यूजर जनरेटेड है, ठीक है। ये क्या है, नाउन प्लस पार्टिसिपल तुम्हारा फॉर्मेशन है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद देख लो थर्ड कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल। गुड है, वहाँ पे लुकिंग है, गुड मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पार्टिसिपल मतलब क्या, लुकिंग हो गया, ये भी क्या हुआ, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। ये पहला एप्लीकेशन हुआ कि जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउन प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन हम बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव होगा, नाउन प्लस पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दूसरा क्या है तुम्हारा, हाँ दूसरा क्या, एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन भी एडजेक्टिव होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हाइफन। हाइफन के यूज की वजह से चेंज हो गया, उसका मूड ही चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। हाइफन बताए थे ना कि पहले क्या होगा, स्पेस नहीं होगा अनलाइक डैशेस, और इसका जो साइज होगा बहुत छोटा होगा। दूसरा एप्लीकेशन देख लो, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कंपाउंड एडजेक्टिव यदि मान लो नाउन के बाद आए तो कभी भी हाइफन नहीं लगाना है। वहाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन है इसके लिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा, द अपार्टमेंट इज ऑफ कैंपस। देखो अपार्टमेंट क्या है, नाउन है, उसके बाद आया है ऑफ कैंपस, लग सकता था वहाँ पे नहीं लगा, क्यों, क्योंकि नाउन के बाद आया है वो, नंबर वन। दूसरा क्या है, ही लिव्स इन ऑफ कैंपस अपार्टमेंट, अपार्टमेंट बाद में आया है ना, इसलिए लग रहा है, इसलिए क्या लग रहा है, ऑफ कैंपस के बीच में हाइफन लग रहे हैं वहाँ पे। जैसे तीसरा एग्जांपल देखो, हिज म्यूजिक वॉज वेल नोन इन इंडिया, तो हमने वेल के साथ नोन कहाँ जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक के बाद आया है वो, इसलिए। मैं देखो मैंने कहा एक्सेप्शन हो सकता है, द डिजाइन इज स्टेट ऑफ द आर्ट। डिजाइन क्या है, तुम्हारा नाउन है, उसके बाद भी वहाँ पे हाइफन लग गया है, क्यों, क्योंकि ये सभी चीज़ एक्सेप्शन है। समझ में आया, आगे देख लो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, हाँ लग सकता है, वेरी गुड, अच्छा तुम लोगों ने यूज़ किया है ये चीज़, गुड। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, नाउन प्लस नाउन, वर्ब दे सकता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हाइफन। फ्रेजल वर्ब्स, ये भी तुमको नाउन दे सकता है, और नाउन प्लस नाउन, ये भी तुमको नाउन दे सकता है, मगर दोनों में अंतर क्या है कि नाउन प्लस नाउन जो वर्ब देगा, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, शांत रहो सभी लोग। नाउन प्लस नाउन ये वर्ब कॉम्बिनेशन दे सकता है, फ्रेजल वर्ब तुमको नाउन देगा, और नाउन प्लस नाउन नाउन ही देगा। इसमें जब नाउन प्लस नाउन यानी कि बीच में हम जो हाइफन लगाए हैं वो नाउन रिजल्ट दे रहा है, तो ये गौर करना कि ये तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एयर क्रू भी, एयर हाइफन क्रू भी पॉसिबल है, एयर डैश तुम्हारा क्रू भी पॉसिबल है, और एयर बिना गैप का भी पॉसिबल है, यानी कि तीनों ही पॉसिबल है। तो वही बोला जा रहा है कि बहुत सारे केसेस में हाइफन मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन है कि हाइफन मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ रिकवरिंग माई सोफ़ा, यानी कि क्या है इसका मतलब, रिकवरी मतलब हो सकता है आपको वहाँ पे कवर लगाने हो। दूसरा एग्जांपल क्या है कि आई वुड लाइक टू रिकवर माई सोफ़ा, हो सकता है हमारा सोफ़ा कोई चुरा लिया हो सकता है हमारा ले गया हो कोई, हमने किसी को दिया हो, वो रिकवर करना चाहते हैं। तो देख रहे हो हाइफन का यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। देखो लास्ट वन है, ख़त्म हो गया है। हम हाइफन का यूज़ कंपाउंड एडजेक्टिव, मान लो कि एक नंबर है जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव का हिस्सा है, तो हमेशा नंबर के बाद क्या होगा, हाइफन लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो वहाँ पे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ ग्रेट 19th सेंचुरी साइंटिस्ट। अब देखो 19th सेंचुरी ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है और जो एडजेक्टिव बन रहा है। मगर यदि टू वर्ड्स में आपके यदि नंबर आ गए तो ये ऑलवेज यू हैव टू यूज हाइफन, ठीक है। ये गलत है, अच्छा नहीं लिखा है, 19 होगा, वहाँ पे गैप नहीं होगा, हाइफन होगा वहाँ पे, गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, देख लेना तुम लोग, समझ गए। और प्रीफिक्स को भी अलग करने के लिए हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, और ये हाँ दूसरा एप्लीकेशन देखो, यू मे सी अ इल्ड ऑफ 2, 3 और 4 फोल्ड, तो 4 के बाद भी गैप नहीं होगा, गलत लिखा गया है, 4 के बाद फोल्ड होगा, एकदम साथ रहेगा, वो बता देते तुम लोग क्लास में, गलत है वहाँ पे लिखा हुआ, 4 फोल्ड होगा वहाँ पे। 2 हुआ, यहाँ पे भी गलत लिखा है, 2 के बाद हाइफन होगा, उसके बाद कॉमा होगा, 3 के बाद हाइफन होगा, उसके बाद कॉमा होगा, और उसके बाद 4 फोल्ड होगा, 7 हो गए। 4 के बाद कहीं भी कभी स्पेस नहीं हो सकता है, वहाँ पे कभी हाइफन नहीं हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि उससे पहले जो शब्द था, 2 था, 3 था, वो सब कॉम्बिनेशन में आया है, समझ गए। एंड लास्ट क्या है कि हम प्रीफिक्स को भी अलग करने के लिए 1991 से पहले प्रीफिक्स है हमारा प्री है, तो हम उसको भी अलग करने के लिए कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी गैप है, गलत हो गया वो प्री, इतना गैप कैसे हो सकता है, कैसे गैप हो सकता है इतना, गलत है वहाँ पे, गलत लिखा गया है, करेक्ट कर लेना तुम लोग। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।